नमस्कार, पोल पंच में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके साथ हूं नरेश कोश्यारी। आज लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण के लिए वोटिंग हुई। पश्चिम बंगाल में खास तौर पर वहां पर कई ऐसी खबरें आई जो बहुत चिंताजनक है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में हमने देखा कि टीएमसी के जो समर्थक थे वो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उसे लेकर उन्होंने कई नारेबाजी की, आपस में झड़प की खबरें भी आई। लगातार पश्चिम बंगाल से इस प्रकार की खबरें जब पहले चरण में भी इस प्रकार की खबरें सामने आ रही थी, जिसके बाद सर ये चुनाव जो है ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बंगाल में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो इसके अलावा आज हम तमाम सीटों पर बात करेंगे, बेंगलुरु की सीट पर बात करेंगे और महाराष्ट्र में क्या समीकरण बन रहे हैं उस पर बात करेंगे, और यूपी में आज जहां जहां चुनाव हुए हैं वहां पर क्या समीकरण बने हैं उस पर भी बात करेंगे। और रोजाना की तरह बातचीत करने के लिए अरुण चौबे सर हैं, संपादक हैं इंडिया.com के। तो सर, सबसे पहले शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल से। ममता बनर्जी की सरकार है, वहां पर टीएमसी की सरकार है, और टीएमसी की सरकार में पश्चिम बंगाल में लगातार चुनाव के दौरान हिंसा होना, इस प्रकार की जो खबरें लगातार आना, क्या संकेत दे रहा है? क्या सुरक्षित नहीं है बंगाल? धन्यवाद नरेश जी। पश्चिम बंगाल की बात की तो मैं पहले बता दूं कि जो 88 लोकसभा सीट्स के लिए आज चुनाव हो रहा है, और पश्चिम बंगाल की 3 सीटों में हो रहा है चुनाव। पश्चिम बंगाल की 3 सीटों में है बालूरघाट जी, और दार्जिलिंग और रायगंज जी। 3 जगहों पे चुनाव हो रहा है। बालूरघाट सीट के पे जो है बीजेपी स्टेट यूनिट के चीफ जो है सुकांतो मजूमदार, सांसद भी हैं, सांसद हैं, वो पिछली उसमें जीते थे, इस बार भी वो लड़ रहे हैं। 2 सीट पे बीजेपी ने रिपीट किया है, और 1 सीट पे जो कैंडिडेट था उसको जो है शिफ्ट कर दिया है। रायगंज की जो कैंडिडेट है उनको देबाश्री को उन्होंने शिफ्ट कर दिया है जी। तो इस तरह से वहाँ का चुनाव देखा जाए तो पिछली जो फर्स्ट फेज में चुनाव हुआ था 3 सीट, उस पर भी बीजेपी जीती थी, और ये जो जिन 3 सीटों पे चुनाव हो रहा है ये भी बीजेपी के ही कब्जे में 2019 में थी। तो इस तरह से देखा जाए तो वहाँ का जो टीएमसी काडर है उसका डेस्परेशन दिखता है, उसका किसी तरह से ये दिखता है कि वो बीजेपी वहाँ से जीत ना पाए जी। तो ये एक डेस्परेशन का कारण भी हो सकता है, जो कि वायलेंस की तरफ जो है उनके काडर को जो है प्रिक करता है कि वो लोग वायलेंस के लिए उतारू हो, ताकि अपनी जो है अपनी मजबूती और अपना जो है एग्रेशन के जरिए वो लोग चाहते हैं कि ओवर पार करके भी हम लोग किसी तरह से सीट को जीते। लेकिन सर, टीएमसी तो लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही है। टीएमसी ने आज सुबह सुबह सबसे पहले आरोप लगाया कि जो सेंट्रल फोर्सेस हैं वो महिलाओं को रोक रहे हैं, खासतौर पर वोट के लिए उन पर बहुत सारे आरोप लगाए टीएमसी ने। देखिए, मैं ये बता दूं कि ये राजनीति में ये सब राजनीति के हथकंडे हैं। स्टेट गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को ब्लेम करेगी, और यहाँ की सरकार जो है ये कहती है कि ममता बनर्जी की वहाँ जो स्टेट गवर्नमेंट की जो पुलिस है वो वहाँ के लोगों को प्रिक करती है। चुनाव में हिंसा होता है तो उसमें ठीक ढंग से काम नहीं करती है, एक्टिव तरीके से नहीं काम करती। तो आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा, लेकिन हम लोग अगर इन 3 सीटों की रियलिटी को देखें तो आप देखेंगे कि दार्जिलिंग सीट बहुत महत्वपूर्ण है। बालूरघाट में तो स्टेट यूनिट के चीफ ही हैं, वो वही लड़ रहे हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो मैं दार्जिलिंग की बात करूं तो दार्जिलिंग में आप देखेंगे कि इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। दार्जिलिंग में आप देखेंगे 4 तरह से बुद्धिस्ट भी हैं, क्रिश्चियंस पॉपुलेशन भी है, मुस्लिम भी है, और उसके बाद हिंदूज तो हैं ही। और आपको बताऊं कि वहाँ पर बुद्धिज्म जो है तकरीबन 8% है, और उसके बाद जो है क्रिश्चियन 7% है, मुस्लिम 15% के आसपास जो है वहाँ पर है, बाकी हिंदूज हैं और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है हिंदुओं में भी, और शेड्यूल ट्राइब भी वहाँ पर। आपको आश्चर्य होगा जान के कि दार्जिलिंग में शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन तकरीबन 20% है। तो दार्जिलिंग की सीट बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। बिल्कुल इन सब डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ में बीजेपी जीती है। और वहाँ से एक आपको बता दूं, पिछली बार जो है 2014 में एक बहुत मशहूर नेता हैं SS अहलूवालिया, जो कि कांग्रेस से आए बीजेपी में, वो जीत चुके हैं। और इस बार जो वहाँ के जीते हुए कैंडिडेट हैं, मैं उनको बता दूं, राजू बिस्ता जी, वो जीते हैं। तो दार्जिलिंग की सीट महत्वपूर्ण है, और वहाँ के स्टेट यूनिट के चीफ लड़ रहे हैं, वो भी महत्वपूर्ण है और जीती हुई सीट है। और जो कॉम्बिनेशन बनता है तीसरी सीट का, जो रायगंज का, जहाँ पर कि आप देखेंगे कि शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन है और मुस्लिम पॉपुलेशन वहाँ पर तकरीबन 40% के ऊपर है जी। तो ऐसी सीट पर जो है तृणमूल कांग्रेस जरूर चाहेगी, जहां पर माइनॉरिटी कंसोलिडेशन है, वहां पर तृणमूल कांग्रेस की पूरी रणनीति है बनी हुई है जिस तरह से इस बार, कि वो वोट उनकी तरफ से छिटके ना जी। और जो काडर जो है डेस्परेट हो रहा है कि अपनी बढ़त को बनाए रखे, उसी की वजह से ये छिटपुट जो है वायलेंस की घटनाएं वेस्ट बंगाल में आ रही हैं। बिल्कुल। और आज एक और बात बड़ी बता दूं, आज जो है
एनआईए ने रेड किया, जो बसीरहाट कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पर जो संदेश खाली में वायलेंस हुआ था, वहाँ से भी हथियार बरामद हुए। हथियार बरामद हुए, वो सब उन लोगों के यहाँ से रिपोर्ट्स जैसा कह रहे हैं कि उन लोग के सपोर्टर थे जो वहाँ पर टीएमसी का नेता अरेस्ट हुआ है, शाहजहां शेख, उन्हीं के सपोर्टर्स हैं। उनके यहाँ से जो हथियार, वो विदेशी हथियार मतलब ये जो आज की जो घटना है, ये भी टीएमसी को काफी डैमेज कर सकती है। हाँ, मतलब ये कहीं न कहीं इसका चुनाव पर असर पड़ेगा। चुनाव पर कितना असर पड़ेगा ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये कहा जा सकता है कि उन सब जो कार्डर्स हैं, जो टीएमसी कार्डर के रूप में भी कुछ इस तरह के जो अनसोशल एलिमेंट हैं, जिनके पास में इस तरह की चीज़ें हैं जो कि पहले अगर उनकी अगर चली होती तो इन सब चीज़ों से वो लोग चुनाव के परिणाम को प्रभावित कर सकने की स्थिति में थे। जी, ये आप कह बिल्कुल सर। अब बात करते हैं सर तेजस्वी सूर्या की, क्योंकि ये ऐसे युवा नेता हैं जिनकी चर्चा पूरे हिंदुस्तान में है। पिछले साल से ही है, 5 साल पहले भी इनकी चर्चा थी, इस बार भी इनकी चर्चा है, इनके भाषणों की चर्चा होती है। तो इनकी सीट का क्या समीकरण बन रहा है? देखिए, ये कर्नाटका की 28 सीटों में से 14 सीट पे आज चुनाव हो रहे हैं। तो कर्नाटक के बारे में बताऊंगा कि जिस सीट से ये लड़ रहे हैं, साउथ कर्नाटका से, बेंगलुरु से, साउथ बेंगलुरु सीट जो है बहुत महत्वपूर्ण सीट इसलिए होती है कि पिछली बार उन्होंने बीके हरिप्रसाद, कांग्रेस के बड़े नेता उनको हराया था। उसके पहले ये सीट जो है परंपरागत रूप से देखा जाए तो बीजेपी की रही। अनंत कुमार वहाँ के बड़े नेता थे, जो कि मैं आपको कहूँ 96 ऑनवर्ड्स वो जो है 2014 तक जीते रहे। 14 में उनकी असामयिक मृत्यु हो गई, उसके बाद से तेजस्वी सूर्या आए हैं। अदरवाइज ये सीट पूरी की पूरी तरह से बीजेपी के कब्जे में रही है। और आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ी सीट भी है। इसमें तकरीबन 8 असेंबली सीट्स हैं। 8 असेंबली सीट में से आप देखेंगे कि उसमें से जो है बीजेपी ने 5 जीती हुई है, कांग्रेस ने 3 जीती हुई है। कुल मिलाकर बीजेपी का पलड़ा भारी है। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग ये हो गया है इस बार, क्योंकि असेंबली इलेक्शन में जो हुआ उसमें से थोड़ा सा जो वोट बैंक खिसका, लिंगायत वोट बैंक जो है, जिसको ओबीसी, उसमें वहाँ का जो आप जानते हैं कि कर्नाटका की राजनीति जो है वोकालिंगा और लिंगायत के बीच में चलती है। तो उसमें जो उनके खिलाफ जो खड़ी हैं, वो खिलाफ जो खड़ी, उनका नाम है सौम्या रेड्डी। सौम्या रेड्डी जो है ओबीसी कास्ट से आती हैं। तो ओबीसी कास्ट से आती हैं और वहाँ के एक ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उनकी बेटी हैं। अगर उनकी बेटी है वो और मिनिस्टर हैं, वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं या मैं पूरी तरह से, हाँ, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ही हैं। तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की बेटी होने का भी फ़ायदा है। और सबसे बड़ी बात उनके साथ इंटरेस्टिंग ये है, इसलिए उनको लोग बहुत प्रमुखता से ले रहे हैं सौम्या रेड्डी को, क्योंकि उन्होंने जो है सिर्फ अपने उसी में से एक कॉन्स्टिट्यूंसी में से जब पिछले असेंबली इलेक्शन में लड़ी तो सिर्फ 16 या 17 वोट से हार गई। तो इसलिए वो काफ़ी चर्चे में रही। वो भी यंग लीडर हैं, वो 40+ हैं और आप जानते हैं कि तेजस्वी सूर्या जो है 30+ हैं। तो दोनों यंग लॉर्ड जो है कांग्रेस की तरफ से एक यंग नेता उधर से और इधर से यंग फेस बीजेपी का, तो दोनों की लड़ाई बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है। और आपको बताऊं कि लिंगायत इसमें जो है, और ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो ब्राह्मण डोमिनेटेड है। कर्नाटका की राजनीति में आप देखेंगे लिंगायत और वोकालिंगा राजनीति चलती है, लेकिन उसमें जो है ब्राह्मण जो कि 3% तक होते हैं, वहाँ ज़्यादा ब्राह्मण नहीं है। लेकिन वो क्योंकि साउथ इंडिया में जो जाति सिस्टम है वो दूसरे ढंग से काम करता है। उत्तर भारत में चारण का है और दक्षिण भारत की राजनीति ब्राह्मण, शूद्र और अतिशूद्र, इस तरह ब्राह्मण अपर कास्ट हो जाती। उसके बाद जो है देख ली तो बीच की एक कास्ट 3 कास्ट के रूप में चलता है। तो 3 कास्ट में जो है बाकी लोग आ जाते हैं, ब्राह्मण्स माइनॉरिटी में हो जाते हैं, लेकिन वो प्रभावशाली हैं वहाँ पर। खासकर इस सीट में जो है 3% भले ही ओवरऑल कर्नाटका की राजनीति में है, लेकिन इस सीट में उनकी प्रमुखता है और उनका लीडरशिप रोल भी उस तरीके से है। तो इस वजह से ये सीट काफ़ी प्रभावी है देखा जाए, जैसा कि मैंने बताया। बिल्कुल सर। अब थोड़ा सा महाराष्ट्र की ओर आते हैं सर। महाराष्ट्र की राजनीति में भी काफ़ी उथल पुथल नजर आ रही है। महाराष्ट्र में इस बार क्या समीकरण बनेंगे? खास तौर पर सर हमने देखा कि महाराष्ट्र जो है एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि उलझा हुआ स्टेट लग रहा है, अगर हम राजनीतिक तरीके से देखें, क्योंकि इतनी सारी पार्टियां हो गई हैं, गठबंधन, एक ही पार्टी के 2-2 पार्ट होकर गठबंधन बने हैं, अलग अलग जगह गठबंधन बने हैं। तो क्या महाराष्ट्र में होने वाला है? महाराष्ट्र में आपने देखा जाए कि हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि महाराष्ट्र में जो महायुति बनी है, जो कि इस समय रूलिंग है, जिसमें बीजेपी है, एकनाथ शिंदे का जो शिवसेना का फैक्शन है, और उसके साथ जो एनसीपी
अजीत पवार की वाली। तो ये जो महायुति बनी है ये एक है, और दूसरी जो है महाविकास आघाड़ी, जिसमें कांग्रेस और उद्धव ठाकरे हैं और एनसीपी का शरद पवार का फैक्शन है। मैं आज इसके बारे में बताऊंगा कि 3 सीट हैं इस समय महाराष्ट्र की राजनीति में 2 फैक्टर बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। ये तो इन जो अलायंस के बीच का जो मैं कहूँ कि जो आइडियोलॉजिकल और सोशल बेस का क्लैश हो रहा है, क्योंकि एक ही बेस की 2 पार्टी हर पार्टी में बन गई है। एनसीपी का जो सोशल बेस और आइडियोलॉजिकल बेस था वो स्प्लिट हुआ है, और देखें तो शिवसेना का भी आइडियोलॉजिकल और सोशल बेस जो उनका काडर हुआ था वो स्प्लिट तो हुआ, लेकिन आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट तो एक ही तरफ प्रो हिंदुत्व हुआ करता था, हार्डकोर प्रो हिंदुत्व, तो उसका क्लैश है। तो इस तरह से मैंने जैसे कहा सोशल और आइडियोलॉजिकल बेस का जो क्लैश। और दूसरा एक लड़ाई हो रही मराठवाड़ा के रीजन में, उसमें है जो मराठा रिजर्वेशन की राजनीति को लेकर। मराठा रिजर्वेशन की राजनीति तो जयराम पाटिल वहाँ के नेता हैं मराठवाड़ा रीजन में। मराठवाड़ा रीजन में 8 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं और उसमें तकरीबन 8 कॉन्स्टिट्यूंसीज भी हैं, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज, जिसमें तकरीबन 3 पे आज वोटिंग हो रही है। और वहाँ वो जो वन ऑफ द पुअरेस्ट जो रीजन्स में से भी इसलिए आता है कि वेस्टर्न महाराष्ट्र जो है, आप देखेंगे कि वो शुगर रिच है, तो इस वजह से प्रॉस्पेरस है। और यहाँ का रीजन जो मराठवाड़ा के कुछ डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि बीड का मैं नाम लूँगा स्पेशली, बीड डिस्ट्रिक्ट जो है बहुत पुअर है और मराठा डोमिनेटेड है। वहाँ का 70% लेबर सप्लाई जो है उधर चला जाता है वेस्टर्न महाराष्ट्र में। तो ये जो सामाजिक आर्थिक जो एक तरह से दिखते हैं जो विषमता है, उसकी वजह से मराठास ने आंदोलन शुरू किया, जिसके जयरंगा पाटिल उन्होंने रिजर्वेशन के लिए किया। महायुति सरकार ने उनको 10% रिजर्वेशन जरूर दिया, लेकिन चूंकि 50% से ऊपर हो गया तो कोर्ट में चैलेंज हो गया, तो वो मामला जो है बॉम्बे हाई कोर्ट में पेंडिंग है। बिल्कुल। और जयरंगा पाटिल ने उस 10% मराठास के लिए रिजर्वेशन दिया, उसको रिजेक्ट कर लिया। रिजेक्ट इसलिए कर दिया, उनको पता है नहीं मिलना है। वो फिर से 17 दिन से ऊपर से वो फास्ट कर रहे हैं, फिर से उनका फास्ट चल रहा है कि ये जो आपने 10% रिजर्वेशन दिया है इसको आप ओबीसी में कन्वर्ट कीजिए। तो ओबीसी में कन्वर्ट के अंदर दीजिए, तो फिर ओबीसी नाराज हो गए उससे। तो जो ओबीसी और मराठाज का क्लैश चल रहा है, मराठाज और ओबीसी के क्लैश में बीजेपी को जो है थोड़ा सा उसमें जो है कसमकस झेलनी पड़ रही है, क्योंकि बीजेपी और सरकार में एकनाथ शिंदे हैं, तो इस अलायंस के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। और मराठवाड़ा की जो सीट है उसमें आप देखेंगे कि पिछली बार जो है 8 सीट में से 4 के करीब जो है तकरीबन इन्होंने जीती थी, बीजेपी ने स्वीप किया था। 3 सीट शिवसेना ने जीती थी, और 1 सीट जो है वो जो AIMM जो ओवैसी साहब की पार्टी उसने जीती थी, औरंगाबाद सीट। वो भी इसलिए जीती थी कि उसको उन्होंने सपोर्ट किया था, आपको याद होगा जो अम्बेडकर साहब की पार्टी है वंचित हाँ, तो उस उन्होंने सपोर्ट कर दिया था, वो जीत गए थे। लेकिन इस बार जो है वंचित अघाड़ी जो है वो अलग है, वो अपना दूसरे अलायंस में चल रही, तो इस वजह से अगर वो महाविकास अघाड़ी के साथ में रहते तो वो लोग काफ़ी मजबूत स्थिति में होते। तो इस तरह से देखा जाए कि वहाँ की राजनीति में बड़ा मतलब एक तरह से देखा जाए तो बड़े बड़े धड़े बन गए हैं, और जातियों में देखा जाए तो, और जो नतीजे आएंगे सर बड़े इंटरेस्टिंग हो, क्योंकि 13% दलित पॉपुलेशन भी है जो कि मैटर करती है वहाँ पर, जिसके अंबेडकर जो है देखा जाए तो एक तरह से देखा जाए तो दलित राजनीति के बड़े नेता हैं वहाँ पर, वो भी उससे प्रभावित हुए हैं, क्योंकि अगर सब एक लड़ते तो लोग जो महायुति रूलिंग अलायंस है उसको अच्छी टक्कर दे सकते थे। बिल्कुल सर। अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। यूपी में सर जिन सीटों पर आज चुनाव हुआ उसमें से अमरोहा ऐसी सीट है जो आज काफ़ी हाईलाइट है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के सांसद फिलहाल नहीं हैं। तो ये सीट आप क्या लगता है क्या समीकरण है, किस ओर जा सकती है? देखिए, अमरोहा की राजनीति के ऊपर ये कहूँगा कि कुंवर दानिश अली जो कि पिछली बार बसपा और समाजवादी पार्टी का अलायंस था, इस बार कांग्रेस से है, तो वो जीत गए थे लेकिन उनको बसपा ने बाहर कर दिया एंटी पार्टी एक्टिविटी में, और वो अब कांग्रेस से लड़ रहे हैं, इंडिया ब्लॉक के साथ में लड़ रहे हैं। मैं इसलिए उसको कहूँगा कि मैंने देखा कि 3 बजे तक का जो वोटिंग पैटर्न है, सभी बाकी जो 7 सीट थे, 8 सीटों में से जो बाकी 7 सीट में 40% के इर्द गिर्द हुआ है, लेकिन इसमें जो वोटिंग हुई है, पोलिंग हुई है, वो 50% से ऊपर हुई है। तो इसके कई मायने निकलते हैं जो हम लोग सोच सकते हैं उस ढंग से, कि इसका मतलब ये है कि वहाँ का जो माइनॉरिटी वोट बैंक है, मैं आपको बताऊं कि वहाँ पर जो माइनॉरिटी वोट बैंक है
माफ़ कीजिएगा, मुझे ये इसलिए कहना पड़ रहा है, मैं माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि भारतीय राजनीति की ये जो भी आप कहें कि धर्म और राजनीति, धर्म और कास्ट के बिना कोई भी राजनीति का जो फैक्टर है वो अधूरा है। हम लोग बात तो करते हैं आइडियल्स ही, लेकिन ये फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 39% मुस्लिम वोट बैंक है वहाँ पर, और बाकी जो है फिर आप देखेंगे कि शेड्यूल कास्ट जो है तकरीबन 18% है। तो ये कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त बनता है। जाट वोट बैंक है वहाँ पर, बीजेपी जो है वहाँ पर कुछ सेगमेंट में डोमिनेट करती है। बीजेपी आप देखेंगे कि जो है वहाँ की जो असेंबली 5 असेंबली सीट में से 3 असेंबली सीट बीजेपी के पास में है, 2 समाजवादी पार्टी के पास में है। लेकिन समाजवादी पार्टी जो आ गई है इसके साथ में, कांग्रेस के साथ में, और इस बार जो आप देख रहे होंगे कि जो असेंबली इलेक्शन हुआ वहाँ मूड ऑफ वोटर्स, और इस समय जो मूड ऑफ वोटर्स दिख रहा है उसमें माइनॉरिटी का जो वोटिंग पैटर्न है वो इंडिया ब्लॉक की तरफ दिख रहा है, और वो इन मास दिख रहा है। मतलब पूरा का पूरा सभी लोग जो उठ के जैसे वोट करने के लिए जा रहे हैं, तो उस डिफरेंस को देखते हुए मुझे लग रहा है कि वहाँ जो वोटिंग पैटर्न है वो थोड़ा सा दूसरे डायरेक्शन में जाने की सर। इस बीच एक और सवाल ये है कि दानिश अली के साथ जो संसद में जो भी घटना हुई, उनको जो कि बोला गया, क्या उसका भी मुस्लिम वोट बैंक पर असर पड़ेगा? देखिए, ये दानिश अली का ऐसे हम लोग नहीं डिस्कस करते, शायद वो उनको देशव्यापी जो है जो चर्चा में आ गए वो इसी वजह से आए कि उनके जो संसद में हीटेड एक्सचेंज हुआ, जो बीजेपी के जो एमपी थे दिल्ली वाले विधूरी साहब, उनके साथ हीटेड एक्सचेंज हुआ और उन्होंने जो बोला, तो उन्होंने उसके जरिए जो देखा जाए तो दानिश अली साहब चर्चा में आ गए, और चर्चा में आ गए तो उनकी सीट भी खास हो गई। और उसके साथ में उसके ऊपर ये हुआ कि बीएसपी ने उनको अपनी सीट से एंटी पार्टी एक्टिविटीज में बाहर कर दिया, तो कई सारे फैक्टर उनके साथ मिल गए। उसके बाद उसकी वजह से लगता है कि वो सीट काफ़ी अहम हो गई है अगर वो जीतते हैं, जिस तरह से दिख रहा है, क्योंकि यही सीट थी जो पिछली बार जो है इन 8 सीटों में से बीजेपी हारी थी। बिल्कुल, बाकी 7 सीट जीती थी पिछले 2019 के लोकसभा इलेक्शन। एक और सीट है सर, मथुरा सीट पर आज बहुत कम वोटिंग देखी जा रही थी, तो क्या मथुरा में हेमा मालिनी का इस बार जीतना मुश्किल लग रहा है? अब इसके बारे में तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जिस तरह का वोटिंग पैटर्न है बहुत कम हुआ है। बाकी जितनी 8 सीट हैं उसमें सबसे कम मथुरा में ही हुआ है, तो उसका कारण ये भी हो सकता है कि तीसरी बार वो जीत रही हैं, और वहाँ के वोटर्स का मानना, जयंत चौधरी भी आ गए हैं बीजेपी के साथ में, तो वहाँ एक जो जाट का वोट बैंक है, जबरदस्त वोट बैंक, बाकी वोट बैंक के साथ में वो डिसाइडिंग होता है। वो डिसाइडिंग न होकर, क्योंकि उन्होंने 2014 में भी शायद जयंत चौधरी को ही हराया था उन्होंने, तो उस वजह से देखा जाए कि वहाँ का जो वोटर में एक तरह से निराशा का भाव नहीं होता है कि ठीक है जीत जाने दो, इस तरह की भी भावना हो सकती है अगर देखा जाए। तो मैं हारने की बात नहीं कहूँगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त है बीजेपी और आरएलडी वोट बैंक का, और प्रधानमंत्री मोदी की जो लोकप्रियता है उसी का फायदा हमें मानने को भी मिल रहा है। उस वेव में जो है वो जीत जाएंगी, बिल्कुल ऐसा माना जा सकता है। बिल्कुल, तो देखिए आज की जो हमारी चर्चा थी, हमने 4 राज्यों के लोकसभा सीटों पर बात की। खास तौर पर जो पश्चिम बंगाल है वो बेहद सुर्खियों में बना हुआ है। आज संदेश खाली में जो सीबीआई ने रेड मारी, उसके बाद जो वहां से बम हथियार एनआईए ने रेड मारी, उसका बम हथियार जो सर सीबीआई की कार्रवाई मुझे लग रहा है कि वहां पर लगातार हो रही है। हाँ, उसके बाद एनएसजी भी सर वहां पर पहुंच गई थी, ऐसी खबरें आ रही थी। तो इसके बाद ये देखना है कि पश्चिम बंगाल में आने वाला जो चुनाव है वो कैसा होता है, और खासतौर पर दूसरा जो स्टेट है उत्तर प्रदेश में अभी तक जो चुनाव दिख रहा है वो फिलहाल वो करीबी, क्योंकि पहले वाले चरण का चुनाव देखा था सर, काफ़ी करीबी नजर आ रहा था कि दोनों सीटें, क्योंकि पिछली बार वहाँ की अधिकांश सीटें बसपा के पास भी थी, सपा के पास भी थी, मात्र 3 बिल्कुल। अब जो आगे चुनाव है वो बीजेपी यहाँ से जीतती आई है, और देखना होगा कि इस बार बीजेपी उत्तर प्रदेश में कैसा प्रदर्शन करती है। लगातार खबरें हम आपको बताएंगे, और क्या एनालिसिस हो रहा है, क्या सिनेरियो बन रहा है, और क्या समीकरण बन रही है, तमाम चीज़ें हम आपको बताएंगे। लगातार पोल पंच के साथ जुड़े रहेगा और देखते रहिए India.com। धन्यवाद।